नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप लोगों के विशेष मांग पर ऐसे कुछ छात्र हमारे डीएलएड के छात्र हैं। यह वीडियो जो है डीएलएड के लिए जा रहा है। डीएलएड के कुछ ऐसे छात्र हैं जो प्रथम सेमेस्टर में हैं और आप सभी लोग जानते हैं प्रथम सेमेस्टर में हमने बुक बताया है कि आप जो है अगर बुक लेना चाहते हैं साहित्य प्रकाशन की बुक ले लीजिए। 8 बुक आती है, 8 बुक आप ले सकते हैं। और परीक्षा के टाइम पे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप राजन की सीरीज ले सकते हैं परीक्षा के टाइम, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने कहा कि भैया, मित्र क्या, हमें लगता है कि वो ज़्यादातर हाउसवाइफ ही होंगी। लगातार हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं कि भैया हमें जो है मैथ में थोड़ी सी समस्या है और अब आप मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए तो हमें थोड़ा सा बेहतर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो हमने उनकी विशेष मांग पर आज यह वीडियो बनाया है। मैं मैथ तो इस वीडियो में मैं मैथ पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन आपके अंदर से जो आपके सिलेबस में मैथ है उस सिलेबस के मैथ के डर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली मैं उम्मीद करूंगा जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं, क्योंकि बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो मैथ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं महिलाएं तो खास करके मैथ से डरती होंगी, जो आर्ट साइड से होंगी, जो मैथ बीएससी वर्ग से होंगी, साइंस साइड से होंगी, उन्हें डर नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में प्रथम सेमेस्टर में यही मैथ का पूरा सिस्टम है और इस वीडियो में बेसिकली हम जो है इसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे और मैथ के किस तरीके से हम इस पाठ्यक्रम के मैथ को तैयार करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और पूरा वीडियो आपको हम उम्मीद करेंगे कि पूरा वीडियो आप देखेंगे। वीडियो को देखने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पाठ्यक्रम में कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का शिक्षक बनना सबसे आसान है, सबसे आसान है। केवल आपके सामने होनी चाहिए निरंतरता, और वही निरंतरता डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर से बरकरार रखनी है आपको। ठीक है, चलिए जब पहला जो चैप्टर आपका है वो है संख्या तथा संख्यानात्मक बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं जब गणित की शुरुआत होती है, वो संख्या से ही होती है। आपको बताया जाता है कि अंक कितने होते हैं। ठीक है, तो आपसे बताया जाता है 0 से लेकर के 9 तक की जो अंक होते हैं उन्हें ही हम संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से अगर एक को बोला जाए एक क्या है, इस तरीके से लिखा जाए एक क्या है, एक जो है एक अंक है। लेकिन 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और उन्हीं संख्यात्मक बोध हमें करना होता है, संख्या की जानकारी लेनी होती है। कुछ उसमें बेसिकली पार्ट होते हैं जिसे आप बुक से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंकों का ज्ञान आपको करना है। कौन सी संख्या सम संख्या होती है, कुछ विषम होती है, कुछ भाज्य होती है, कुछ अभाज्य होती है, कुछ वास्तविक संख्याएं होती हैं, कुछ काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इस तरीके से जो अंकों का डिवीजन किया गया है, अंकों को विभाजन किया गया है, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, जैसे आपसे कहें सम संख्या किसे कहते हैं तो आप सभी लोग बता ले जाएंगे। जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसी भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात अपने और स्वयं को, मतलब एक और स्वयं को छोड़ करके और भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 3 को छोड़ करके 3 किसी से नहीं कट सकता है। यहां पर हम अगर इसका मतलब कि विवरण देने लगेंगे तो हमें लगता है काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, केवल समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। 513 में अगर कहा जाए, इसी तरीके से लिखा जाए, 513 में 5 का स्थानीय मान निकालिए तो 5 लिखते हैं और गुणा करते हैं, 1 के आगे उतनी 0 लगाते हैं जितने 5 के आगे 0 हैं। इसके आगे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 500। अब हमें नहीं लगता है कि हमको जो है इस पर क्लास लेने की आवश्यकता है कि बच्चा स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, अगर हम इस पर क्लास लेने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं इन सभी सब्जेक्ट जो आपके प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उस पाठ्यक्रम को हम बता रहे हैं। आत्मनिर्भरता आपको यहां पे बनानी है। ठीक है, जो हमें लगेगा महत्वपूर्ण है उस पर 2-4 वीडियो हम दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं गुणा व भाग। आपको गुणा व भाग नहीं आता है क्या? अगर आपको देखिएगा, अगर आप इतने कमजोर हैं कि आपको गुणा और भाग भी नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली कुछ हाउसवाइफ हमसे जुड़े हुए हैं जो गुणा और भाग भी नहीं जानते हैं। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं। अगर आपको नहीं आता है तो हम YouTube पर वीडियो नहीं बनाएंगे गुणा और भाग के लिए। आपको गुणा भाग नहीं आता है तो आपके घर में आप ही का बच्चा होगा, आप उसे पढ़ाने का प्रयास करो, गुणा भाग सिखाने का प्रयास करो। जब आप सिखाएंगे तो उससे ज्यादा कुछ आप
उससे बहुत ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, सिखाने की प्रक्रिया में ज़्यादा कुछ सीख जाते हैं। हमने भी ये चीज़ें देखा है, 1.5 साल से हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में कभी नहीं याद होती थी उसे हम सिखाने के पर्पज से जब पढ़ करके यूट्यूब पर बोलते हैं या आपके सामने व्यक्त करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। आपके पास भी यही होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, आप ही के बच्चे होंगे, उन्हें आप सिखाने का प्रयास करिए, गुणा और भाग आप आसानी से समझ पाएंगे। संक्रियाएं का मतलब वही होता है कि उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि 5 पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुणा और भाग पर आधारित। आगे बात करते हैं भिन्न की संकल्पना। भिन्न की संकल्पना, भिन्न क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, 1/4 जो लिखा गया ये भिन्न है। ठीक है, भिन्न है, इसमें जो है एक विभाजक रेखा होती है, विभाजक रेखा के ऊपर जो अंक लिखा होता है वह क्या होता है, वह अंश होता है, नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है। ठीक है, तो अंश और हर की जो प्रक्रिया होती है इसी में आपको पढ़ना है भिन्न में। इसी में जो है परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे आपसे लिखा जाए कि 1 क्या है, तो 1 जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, 5 लिखा रहे तो 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 5/1 लिख सकते हैं। हर को हमेशा अगर किसी भी संख्या का हर ना मालूम हो तो उसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें, अगर आपसे कहा जाए पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसका हल ही नहीं निकाल पाएंगे। 22/7 को आप काटते रहिए, कभी कटेगा ही नहीं। इस पर ज्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है, किताब से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर हमें लगेगा कि इस पर वीडियो आपको चाहिए तो किसी विशेष टॉपिक पर अगर आपको समस्या होती है तभी आप कमेंट करिएगा, वीडियो मैं दे सकता हूं या देने का प्रयास करूंगा। दशमलव संख्या की अवधारणा। अब आप दशमलव संख्या नहीं जानते हैं, 5.3 लिखा गया है, अब आप इसे नहीं जानते हैं 5.3 क्या होता है, जानते कि नहीं जानते? यही चीजें हैं दशमलव संख्या की अवधारणा एवं संक्रियाएं। अब इसमें क्या है, इसमें 5.3 आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 5.3 धन 0.33 धन 0.39, इसे आप ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। आपसे जोड़ने के लिए कहा जाएगा, घटाने के लिए कहा जाएगा, अर्थात दशमलव के जोड़ घटाओ गुणा भाग ये दिया जा सकता है। समझ में आया? बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं अपवर्तक अपवर्त्य। क्या है? अपवर्तक एवं अपवर्त्य। अब देखिएगा, हम इसे थोड़ा सा समझा देते हैं। यहां पे अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 6 का अपवर्तक बताइए, 6 का अपवर्तक बताइए। अपवर्तक का मतलब होता है, आप हिंदी में समझिएगा, अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। क्या होता है? विभाजक। ठीक है, अब आपको 6 का अगर अपवर्तक लिखना है तो 6 किससे कट सकता है वो आपको लिखना है। 6 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 से कट सकता है। 6 जो है 1 2 3 6 से कट सकता है और किसी से 6 विभाजित नहीं होगा। अर्थात अगर 6 का अपवर्तक लिखने के लिए आए तो 1 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर अपवर्त्य लिखने को आ जाए तो अपवर्त्य को हम आम भाषा में गुणज बोलते हैं। आम भाषा में क्या, गणित की भाषा में भी गुणज बोलते हैं, तो गुणज। अगर 6 का ही गुणज आपको लिखने के लिए दिया जाए तो 6 का गुणज जो है अनंत हो जाए। गुणज का मतलब आप पहाड़ा पढ़ते जाइए, 6 1 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30 एंड सो ऑन, अनंत तक जो है इसका गुणज हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अपवर्तक और अपवर्त्य में आप अंतर समझ पाए होंगे कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। लसा, भैया आपने कक्षा 5वीं 6वीं में लसा पढ़ा होगा, कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मसा आप आसानी से पढ़े होंगे, लसा और मसा होता क्या है। ठीक है, बस इसमें बेसिकली आपको लसा मसा से ही सवाल पूछे जाएंगे कि फला फला का लसा बता दीजिए, फला फला का मसा बता दीजिए। ठीक है, आगे है भाज्य और अभाज्य। अभी मैंने बताया भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं। जो कट जाए वो भाज्य है, जो ना कटे वो अभाज्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। जो अभाज्य संख्या है उनका योग ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अच्छा आप बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताइए, एक जो है अभाज्य है कि भाज्य है? एक अभाज्य है या भाज्य है? एक अभाज्य है या भाज्य है? ठीक है, अगर आप इसे आप जो है अभाज्य मानते हैं तो आप गलत हैं। ठीक, एक अभाज्य नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य नहीं है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है और 2 से ही हम अभाज्य संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, उसके बाद 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि यह 3 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यह कई बार टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं है।
पढ़ सकते हैं आप आसानी से। अब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के लिए 20 मिनट आपका समय बर्बाद करें, हमें नहीं लगता है कि मुझे जो है समय बर्बाद करना चाहिए और आपको भी अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, आप इसका प्रयोग आप अपने अनुसार करिए। प्रतिशत का अर्थ एवं उसका प्रयोग। अब प्रतिशत का अर्थ एवं उसका प्रयोग अगर आप इस पर वीडियो कह सकते हैं तो हम इस पर वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोगों को प्रतिशत थोड़ा सा कठिन लग सकता है, तो हम प्रतिशत पर कुछ वीडियो दे सकते हैं अगर आपका मांग होगा तो। ठीक है, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटा, 100 शत का मतलब होता है 100। 100 में किसी संख्या को निकालना, अगर कहा जाए 5 को प्रतिशत में निकालिए तो 500 में कितना है उसे ही हमें देखना है। 500 में कितना है, 5 जो है 100 में कितना भाग है, 5 जो है 100 में कितना भाग है, 5 का प्रतिशत अगर निकालना है, 5 का प्रतिशत तो 500 में कितना भाग है यही आपको देखना होता है। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं। बार ग्राफ। अब प्रतिशत और प्रतिशत के अर्थ एवं प्रयोग पे काफी बड़ा लेक्चर है, बन सकता है, लेकिन अब यहां पे हम लेक्चर नहीं बनाएंगे, केवल बताने का प्रयास करते हैं। बार ग्राफ और पाई ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जिसमें आप देखे होंगे, जिसमें डंडा वाला होता है, इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। और पाई ग्राफ में आप देखे होंगे, पाई ग्राफ में ये होता है, पाई ग्राफ में एक तरीके से इस तरीके से गोला बना होता है और उसी में जो है कहा जाता है कि यहां इस तरीके से ये मजदूर हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, यह बालक हैं और ये विद्यार्थी हैं। इस तरीके से दिया जाएगा, यहां पे दिया जाएगा इतने विद्यार्थी इतने बालक हैं, तो कुल मिलाकर के बालकों की संख्या क्या है। तो ओवरऑल समझिएगा, पाई ग्राफ और बार ग्राफ से बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल। आप किताब में देखेगा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यही होता है पाई ग्राफ, ये होता है बार ग्राफ। ठीक, आगे बात करते हैं सजातीय, विजातीय, बीजीय व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना। अब आपसे बीजीय व्यंजक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आप कक्षा 6वीं में कभी पढ़े होंगे। कक्षा 6वीं में इसकी चीजें हैं। ठीक है, इसी वजह से जब आप डीएलएड के क्षेत्र में जा रहे थे तो मैंने बताया था 6 से लेकर के 8वीं तक की गणित आप पढ़ लीजिए, पूरे डीएलएड की आपकी गणित पूरी हो जाएगी। आपसे यक्स धन 1/x पूछ सकता है, इसका मान बताइए, यक्स धन 1/x का मान बताइए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है, तो एक बार समझ लीजिए। सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, जिसमें केवल यक्स ही रहे वो सजातीय होते हैं। जिसमें यक्स के साथ वाई आ जाए तो विजातीय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। और इसका बीजीय व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना आप जो है कक्षा 6वीं की गणित में पढ़ सकते हैं। आपके अगर साहित्य प्रकाशन की किताब में थोड़ा अभ्यास करने के लिए थोड़ा चीजें दिया गया हो तो आप कक्षा 6वीं की परिषदीय किताबें लेकर के आप पढ़ सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे कुछ ये जो चीजें हैं ये जो है आपके रेखा गणित से हैं, बहुत ही आसान है। तलखंड, तल का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, उसे ही तल कहते हैं। तलखंड, उसका कुछ खंड आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद बिंदु क्या होता है, इस तरीके से बिंदु होता है। वक्र रेखा, ये जो रेखा होती है, रेखा कई प्रकार की, रेखा 2 प्रकार की होती है। एक सरल रेखा, सरल का मतलब होता है सीधा, जो सीधा है उसे सरल रेखा कहेंगे, जो इस तरीके से है उसे हम वक्र रेखा कहेंगे। रेखा तो सभी है, लेकिन एक सीधी रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। रेखाखंड, रेखा किरण तथा कोण। ठीक है, रेखा के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। रेखा के कई प्रकार होते हैं, एक रेखा होता है, एक रेखा किरण होता है, एक रेखा खंड होता है। ठीक है, बताएंगे कभी। आगे बात करते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। आपको ज्यादा नहीं बनाना है, आपको वहां पे इंडिकेट किया है 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश, यही 3 कोण आपको बनाना है, यही 3 कोण सीखना है। इसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि 60 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, कभी बता देंगे। ठीक है, कोण के प्रकार। अब कोण के प्रकार में क्या क्या पढ़ना है, कोण के प्रकार में सभी नहीं पढ़ना है। कोण के प्रकार में न्यून कोण पढ़ना है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 से लेकर के 90 अंश के बीच के कोण को, अर्थात 90 अंश से कम के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। 90 अंश से कम। अगर पूछा जाए 75 अंश कैसा कोण है, तो न्यून कोण है। 75 अंश कैसा कोण है, न्यून कोण है, क्योंकि वो 90 अंश से कम है। अगर पूछा जाए समकोण किसे कहते हैं, तो मेन 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। मेन इस तरीके का जो कोण होता है, इस तरीके का कोण, ये 90 अंश का कोण है। मेन 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से ज्यादा और 180 से कम,
अगर पूछा जाए 135 अंश कैसा कोण है, तो अधिक कोण है, क्योंकि 90 अंश से ज्यादा है, 180 से कम है। बस यही है, 90 अंश से कम को न्यून कोण, 90 अंश के कोण को सम कोण, 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपसे आगे कहा जाएगा त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा एवं इनके अंगों की जानकारी। बस अवधारणा केवल जानना है कि आपको जानना है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है। आयत में 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर, लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई के बराबर होगी, इस तरीके की जानकारी लेनी है। बस वर्ग की बात की जाए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यही वर्ग है। वृत्त की अवधारणा की बात की जाए तो वृत्त जो है एक बिंदु से उसकी त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, बस यही जानकारी आपको लेनी है। और ये सभी जानकारी आपको जो है आपकी बुक से आसानी से मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। यहां पे कुछ भी किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने कहा परसदी पुस्तकों का आप सहारा ले सकते हैं, और तब भी नहीं समझ में आता है तो आप छोटे बच्चों का, आपके घर में भाई बहन होंगे, उन्हें पढ़ाने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, आपके घर में बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, उनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करिएगा। सभी चीजें आपको सीखना और सिखाना है। इसकी प्रक्रिया में, आप प्रशिक्षण की प्रक्रिया में ज्यादातर सहयोग का आकांक्षा करिएगा। ठीक है, सबसे आगे बात करते हैं परिमित का अर्थ। परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित, परि माने चारों ओर, मित का मतलब होता है मापना। चारों ओर के माप को ही परिमित कहते हैं, इसे ही हम परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम परिमाप बोलते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप कहे, चाहे आयत का परिमाप कहे, चाहे वर्ग का परिमाप कहे, चाहे धरती पर किसी भी चित्र का परिमाप कहे, तो उसकी भुजाएं पता हो तो भुजाएं पता हो, सभी भुजाओं को आप ऐड कर लीजिए, वही उसका परिमाप होता है। अगर वर्ग का परिमाप दिया गया है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसे कहा जाए कि इसका परिमाप बता दीजिए, उसे कहा जाए कि इसका परिमाप बता दीजिए। तो आप आसानी से, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4 + 4 + 4 + 4, 4 को 4 बार जोड़ दीजिए, 4 चौका 16, तो आपको निकल आएगा कि वर्ग का ये परिमाप है। ठीक है, तो इस तरीके से परिमाप क्या होता है, चारों तरीके के मतलब आकृति के चारों भुजाओं के माप, चारों कितनी भी भुजाएं, ऐसा नहीं है 4 ही भुजा होगा, 8 भुजा हो तो 8 भुजाओं का माप आपको लेना है। ठीक है, ये परिमाप होता है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, बेसिकली मैंने ये पाठ्यक्रम पर डिस्कस किया। अब इतना ही पाठ्यक्रम है, निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ है, तो पाठ्यक्रम की चर्चा किया, उसके साथ ही मैं आपको पढ़ने का एक तजुर्बा बताता हूं। पढ़ने का तजुर्बा बेसिकली ये है, बीच बीच में मैंने बताया कि जैसे आपको गुणा भाग नहीं आता है, भाज्य नहीं आता है, संख्याएं नहीं आती हैं, ये सभी चीजें जो है आपको एक बार तो पढ़नी है, एक बार तो आपको बुक से पढ़नी है, क्योंकि आप जो है, आपका सेमेस्टर ही पास होना आपका कर्तव्य नहीं है। आपको टेट और सुपर टेट पास करके और उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ के आना है जो काफी तेज है पढ़ने में, उन्हें पीछे छोड़ना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर किसी के पीछे पंगु बन के आप रह जाएंगे, किसी के वीडियोज के चक्कर में पड़ जाएंगे कि भाई वो पढ़ाएंगे लसा मसा तभी हम पढ़ेंगे, तो आप बहुत पीछे हैं अपने आप में। ठीक है, इतने के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको पढ़ने का तरीका यही है कि बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप धंधा बिजनेस करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो कोचिंग ट्यूशन आप मत पढ़ाइए, आपके घर में ही जो कोई बच्चा होगा उसे ही आप पढ़ाइए। अगर नहीं है कोई बच्चा तो परसदी किताबें आप लेके आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, परसदी किताबें आपको लेके आनी है। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक। अगर आपको गणित मजबूत बनानी है, चारों सेमेस्टर में गणित में बेहतर करना है और आने वाले समय में टेट और सुपर टेट की एग्जाम में कुछ अच्छा करना है, तो आप उनके गणित को जरूर लगाइएगा अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, बहुमूल्य समय को बर्बाद न करिए किसी के वीडियो को देख करके। मैं सीधा आपसे ईमानदारी से बात बताता हूं, किसी के वीडियो को देख करके जो अनाप शनाप की बातें बताते हैं, मतलब कि रोज आपको टीचर बनाते हैं, रोज आपके लिए वैकेंसी लाते हैं, रोज आपके लिए, मतलब कि समझ लीजिए कि एक तरीके से आपके बहुमूल्य समय को इंटरनेट के माध्यम से खत्म करते हैं। आप अपना डाटा भी समाप्त करते हैं, आप अपने मस्तिष्क को भी फ्यूज करते हैं। वहां पे आप कदापि ना जाइए, क्योंकि यह जो मोबाइल है एक तरीके से एक अच्छा माध्यम भी है और एक तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला माध्यम भी है। जो कोई बच्चा यूपीएससी क्लियर करता है उससे आप पूछिए, आप सोशल मीडिया फेसबुक चला रहे थे क्या? फेसबुक पर वो ऐसे करके फोटो नहीं डाल रहा था। अभी कुछ बच्चे हमारे ही मित्र होंगे, शाम सुबह इसे करके फोटो लगाते हैं स्टेटस पे, जुबिन नौटियाल का गाना लगाएंगे, इससे नहीं होगा सिलेक्शन।
इससे आप नहीं आगे जाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए अगर आप मेहनत के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए, परिषदी किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और साहित्य पब्लिकेशन की बुक का सहारा आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगर साहित्य पब्लिकेशन, प्रथम प्रियरिटी साहित्य पब्लिकेशन को दीजिएगा, द्वितीय प्रियरिटी अगर आपके पास साहित्य पब्लिकेशन मार्केट में नहीं है तो आप जो है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक को भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे ने हमसे कहा कि भैया साहित्य पब्लिकेशन में जो शब्द हैं वो क्लिष्ट हैं थोड़ा सा, और ठाकुर पब्लिकेशन में शब्द की जो क्लिष्टता है वो थोड़ी सी कम है। तो हम बताते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे ले लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से साहित्य थोड़ा सा बेस्ट था, इस वजह से मैंने सजेशन दिया। आप ठाकुर का भी ले सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो वही है, लेकिन लिखने का तरीका लोगों का अलग अलग है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर आप अपना नोट्स दे दीजिए। हम बहुत दिन से डीएलएड के क्षेत्र में नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम 8-10 साल से डीएलएड के क्षेत्र में हैं। ठीक है, हम आपके लिए डीएलएड की वीडियो बना रहे हैं, बस इतना ही जानिए हमारे बारे में। अब कुछ लोगों ने पूछा भैया आपका डीएलएड में कितना परसेंट था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। केवल आप हमें रियल लाइफ में आप देखिए, रियल लाइफ में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे कुछ हासिल कर रहे हैं, उसे आप अपने जहन में उतारिए और अपने आप को सफल करने का प्रयास करिए। हम तो अपने बेहतर भविष्य की कामना के साथ, आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ काम कर ही रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।